Hello everyone, welcome again on the online platform of Sanjay Pandey classes. I am your maths teacher Akash Shukla and today we are going to continuing part 2 of binomial theorem. तो जैसा कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था कि बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक डेफिनेशन क्या है और बेसिक इसका जो फॉर्मूला है वो हमको कहता क्या है। तो देखिए हमारे पास ये एक बाइनोमियल एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से हम लोग, जिसकी हमारे पास x प्लस वाई की पावर n, अगर इसका एक्सपेंशन हमारे पास आता है तो आपको पता है ये हमारे पास फॉर्मूला है, इससे हम लोग उसके एक्सपेंशन को बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ पे जो सारे टर्म्स है हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा, ये कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो को पॉज करके जाइए, पहले पार्ट 1 को अच्छे से कंप्लीट करके तब यहाँ पे आइए तो आपको चीजें अच्छे समझ में आएंगी। तो ओके, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर कभी भी हमारे पास एक्सपेंशन आ जाता है किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन, वो n टर्म्स तक चाहे जितने टर्म्स भी आ जाए हमारे पास, तो उसका हम लोग इस फॉर्मूले से बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोगों ने अभी तक सिंपल क्या देखा कि जनरल अगर हमारे पास आ गया a प्लस बी की पावर 5 या x प्लस 5x स्क्वायर की पावर 7 9 11 समथिंग, तो उसका हम लोग एक्सपेंशन किस तरीके से करते हैं। अभी प्रेजेंट हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इसके आगे हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं। मैंने कहा था कि आप लोग अच्छे से फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये जो फॉर्मूला लिखा है वो ये आपके माइंड में एकदम सेट होना चाहिए ताकि आपको बार बार बुक खोल के देखना नहीं पड़े क्या फॉर्मूला क्या नहीं, तो उससे आपको चीजें बहुत ही इजीली और बहुत ही हल्के से हो जाएंगी चीजें। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब अभी हम लोग देखते हैं कि आगे हमारे पास और क्या क्या टर्म्स हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में रिलेटेड, क्या क्या चीजें सीखनी है। जैसे एग्जांपल के लिए थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए जल्दी से एक पीछे का कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक्सपेंशन आ गया, एग्जांपल अगर हमारे पास एक्सपेंशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स की पावर 3, ठीक है, क्यूब है। हालांकि स्क्वायर प्लस बी के क्यूब से भी आप कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं इसको जनरल मेथड इसका फॉर्मूले का यूज करके दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे। तो इसका एक्सपेंशन अगर हमारे पास आ गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो x क्या है, एक्स स्क्वायर, और y की जगह पे क्या है 3 अपॉन एक्स। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ये चीज आपके आ गई। अब अगर इसका हमको क्या करना हो, एक्सपैंड करना हो, तो आपके पास पता है पहला टर्म क्या है आपके पास nc0 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 1, या सिंपल इसी तरह आप लिख सकते हो पहले 3c0 इंटू एक्स की पावर n यहाँ पे कितना है 3 है, तो x कितना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर की पावर 3। यहाँ तक चीजें क्लियर है। उसके बाद क्या y की पावर 0, y मतलब 3 अपॉन एक्स की पावर 0, तो किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। आगे चलते हैं प्लस, नेक्स्ट हम आपके पास क्या है nc1, n की जगह पे 3 है और c1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3c1। उसके बाद एक्स स्क्वायर की पावर कितना है n माइनस 1। आपको पता है कि हम लोग जो पहला टर्म होता है उसमें पावर मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाती है, दैट मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती है, और जो b होता है हमारे पास सेकंड टर्म होता है उसमें पावर हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम 3 थी, अब 2 1 0 इस तरह से जाएगी, तो ऑब्वियस बात अब यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 2। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा y की जगह पे कितना है 3 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन एक्स की पावर 1। 0 था इसके पहले, फिर 1 हो गया, अब इसके बाद 2 होगा। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट में आपके पास क्या आ जाएगा n की जगह पे कितना आ जाएगा 3c2 इंटू एक्स स्क्वायर पावर 2 था, अब एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 1, और इंटू y की जगह पे कितना है 3 अपॉन x, और इसकी पावर कितना हो जाएगा आपके पास 1, एक इंक्रीज कर जाएगा 2, और जो लास्ट टर्म हमारे पास होगा इसी का कंटिन्यू है, वो हो जाएगा 3c3 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 0 बाई 1 था, 1 के बाद अब क्या हो जाएगा कम हो जाएगा 0, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इंटू 3 अपॉन एक्स का क्यूब, ठीक है। इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3c0 मीन 1 होता है आपका, ये हो गया एक्स स्क्वायर पावर 3 मतलब एक्स की पावर 6, फिर प्लस 3c1 मतलब 3 हो गया, इंटू एक्स पावर मतलब एक्स पावर 4 इंटू 3 अपॉन एक्स। आगे आते हैं 3c2 हम लोग निकालते हैं, 3c2 कितना होगा इसको हम लोग चेक कर लेते हैं जल्दी से। 3c2 जो होगा वो आपका हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 मीन्स 1 का फैक्टोरियल। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसका जो होता है NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ से आपका क्या कर जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 से 2 मतलब 3 आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 3c2 इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर मतलब 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। लास्ट टर्म की बात करते हैं, तो लास्ट टर्म कितना आ जाए आपका 3c3 वैल्यू 1 हो गई, उसका फिर आपको कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर पावर 0 मीन्स 1 हो गया, और 3 अपॉन एक्स मतलब कितना हो गया इंटू 27 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। ये आपका क्या हो गया एक्स, इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो आप, तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस ये कितना हो गया आपका 9
एक्स का क्यूब प्लस 27 इंटू बस एन प्लस 27 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये जो आपका हो गया, ये क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की पावर क्यूब, इसका ये एक्सपेंशन आपके पास हो गया। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है आपके पास, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप कुछ चीज ध्यान देना जो समझने वाली चीज है। आप ये ध्यान देना, आप देख सकते हो ये एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस वाई की पावर 3 और इसका एक्सपेंड किया हमने, इसमें टर्म्स कितने आ रहे हैं 1 2 3 4। मतलब आप ये कह सकते हो कि बताया भी था मैंने पिछले टर्म पे कि जितने भी आपके पास एक्सपेंशन में पावर होती है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो हमेशा एक क्या होते हैं, ज्यादा हो। दैट मींस x प्लस वाई की पावर n में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो n प्लस 1 होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 3 आपका पावर थी तो यहाँ पे टर्म्स कितने आ गए 4। अगर पावर 7 होगी तो टर्म 8 आएंगे, 10 होगी तो 11 आएंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सपेंशन, बेसिक चीज क्लियर है। अब अगर हम लोग आगे आते हैं, अब आप जनरल समझो। बाई चांस अगर आपसे कोई पूछ ले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, अगर आपसे इसी में कोई पूछ लेता, ये आपको पता है इसका एक्सपेंशन ही आ गया, अब आपसे कोई एक्सपेंशन पूछता ही ना, ध्यान समझिएगा। अब आपसे अगर क्वेश्चन में कोई एक्सपेंशन पूछता ही नहीं, यहाँ पे तो हमको बोला गया था कि एक्सपैंड दिस, ठीक है। अब अगर आपसे एक्सपेंशन ही नहीं पूछता, बस ये बोलता कि भाई फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, बात में समझ आ रही। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है थर्ड टर्म क्या है 1 2 3, तो थर्ड टर्म आपका क्या है 27 है। तो आपको केवल का मतलब किससे है 27, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। बट बात ये है कि अगर हमको थर्ड टर्म निकालना है, केवल थर्ड टर्म, तो क्या हम लोग फिर से यही पूरा प्रोसीजर अपनाएंगे, ध्यान समझिएगा। मैंने कहा अगर आपसे कोई पर्टिकुलर एक टर्म पूछ ले, एक्सपेंशन में कोई आपसे पूछ ले एक पर्टिकुलर टर्म, तो क्या आप पूरा एक्सपेंशन का फॉर्मूला फिर से निकालोगे, पूरा एक्सपेंड करो उसका, फिर आप गिनोगे कौन सा टर्म पूछो, अच्छा थर्ड वाला, अच्छा ये है, ऐसा करो क्या आप। ये तो भाई वैसे ही बहुत लेंदी, आप देख सकते हो इसमें हमको इसका कोई काम ही नहीं है, तो क्या मतलब एक्सपेंशन में इतना ज्यादा तामझाम करने का। तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आती है एक चीज जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। जनरल टर्म में हमारे पास क्या होता है कि अगर आप पास किसी भी चीज का एक्सपेंशन करना है तो आपका जो फॉर्मूला एक हमारे पास होता है, जिसमें आपको क्या करोगे, अगर कोई भी आपसे सीधे पूछता है 7 टर्म निकालो 8 टर्म निकालो, तो आपके पास फॉर्मूला है, बस उसमें वैल्यूज को आपको पुट करना और डायरेक्ट आप उसी टर्म पे चले जाओगे। आप उसके लिए पूरा एक्सपेंशन करके फिर लास्ट में देखने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेटिंग डालिए आप लोग, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। ओके, सो बात करते हैं हम लोग जनरल टर्म की। अब देखो जनरल टर्म में आप बुक्स में देखोगे तो फॉर्मूले अलग अलग फॉर्म में है, किसी में फॉर्मूला r+1 के फॉर्म में आप देखोगे, किसी में फॉर्मूला r के फॉर्म में। तो आपको कंफ्यूजन से बचने के लिए सिंपल मैं क्या कहूंगा, आपको यहाँ समझा के फिर उसी हिसाब से फॉर्मूला आप याद कर लेना, बुक में से कंपेयर करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो r की जगह पे r-1 लेगा, अभी समझ में आएगी आपकी बात। तो देखिए अब यहाँ पे आप देखो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये आपका क्या हो गया सेकेंड टर्म, ये आपके पास क्या हो गया थर्ड टर्म, और ये आपका हो गया लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, ठीक है, या n+1 टर्म, सॉरी भाई, ये टोटल आपके n+1 टर्म हो गया, यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए आपसे अगर कोई पूछता है इस क्वेश्चन में सीधे सिंपल, अगर आपको पूछता है कि x+y की पावर n का आप थर्ड टर्म बताओ, मुझे क्या पूछता, थर्ड टर्म बताओ, ध्यान समझिएगा। मैंने कहा x+y की पावर n का आप मुझे क्या बताओ, थर्ड टर्म बताओ। तो आप देखो थर्ड टर्म क्या जा रहा है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म में आप देखो, आपको अगर यही चीज बताना, यही आपका थर्ड टर्म है, इसमें आप देखो क्या जा रहा है NC2, आप n तो वही रहेगा फिक्स रहेगा, यहाँ पे क्या आ गया C2। मतलब अगर आपसे थर्ड टर्म पूछा जा रहा है तो यहाँ पे जो C के नीचे है वो एक वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है। आगे चलते हैं, x मतलब पहला टर्म, पहले टर्म की पावर क्या है n-2, ध्यान समझिएगा। आपको देखिए मेन आपका क्या करना है, कभी भी आपको जो भी टर्म निकालना है तो आपको बस ये पहचानना है कि यहाँ पे क्या होगा, सी के जो नीचे वाले पार्ट में होता है अंडर स्क्रिप्ट, उसमें क्या होगा आपका, आपको पता है n तो वैल्यू फिक्स रहेगा। अगर आपसे थर्ड टर्म बोला जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे nc2 इंटू एक्स की पावर n-2, जो आपने यहाँ किया वही आप कर दो, n-2 इंटू वाई की पावर 2। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी, ये हो गया थर्ड टर्म। अब इसी तरह अगर आपसे फोर्थ टर्म पूछा जाता, ध्यान समझिए, आपसे पूछा जाता कि फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x+y की पावर n, तो आपका फोर्थ टर्म क्या होता है nc3 इंटू एक्स की पावर n-3 इंटू वाई की पावर 3। तो इस तरह से आप कंक्लूड करके ये कह सकते हो, यहाँ पर जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया, अगर हमको r टर्म बताना हो, कौन सा r टर्म, मतलब अगर हमको कभी भी यहाँ r मतलब जो भी टर्म आपको बताना, जनरल टर्म r टर्म अगर हमको बताना है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, r टर्म का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया
एन सी आर माइनस वन, ध्यान समझिएगा, एन सी आर माइनस वन, ब्रैकेट में कंफ्यूज हो रहे हो, ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं, एन सी आर माइनस वन, मतलब जो आर यहां पे निकालना उससे एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम, इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर माइनस वन, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें ध्यान समझिएगा, इंटू वाई की पावर आर माइनस वन। ये आपका हो गया जनरल टर्म का फॉर्मूला। अब आप बुक में देख सकते हो यहाँ पे लिखा रहेगा आर प्लस वन एट टर्म अगर बताना होगा तो फिर यहाँ पे चेंज है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस इसी चीज को यहाँ पे ध्यान समझो आपका क्या हुआ। आपको अगर आर एट टर्म बताना होगा तो बस आप ये समझ लो एन सी आर माइनस वन यहाँ पे होना चाहिए, आर माइनस वन मतलब कि इससे एक वैल्यू कम, उसका फिर बस बात खत्म, उसके बाद एक्स की पावर मतलब जो पहला वाला टर्म होगा उसकी पावर एन माइनस दिस और इंटू वाई की पावर दिस, सिंपल, ये आपका फॉर्मूला है, इसको बहुत ही अच्छे समझ लो, बहुत ही इजी फॉर्मूला। एक एग्जांपल लेते हैं तुरंत क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, फाइंड सेवेंथ टर्म ऑफ ठीक है 10, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका फाइंड सेवेंथ टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x की पावर 10, ये क्वेश्चन आ गया। आपको बताना क्या है, सेवेंथ टर्म आपको बताना है, ध्यान समझिएगा, आपको पता है। अब आप यहाँ पे क्या है टी सेवेंथ टर्म आपको बताना है, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। फॉर्मूला क्या कह रहा है आपका, एन सी आर माइनस वन, तो आर की वैल्यू कितनी है 7 और एन की वैल्यू कितनी है 10, ध्यान समझना, तो आपको कितना हो जाएगा 10 सी आर माइनस वन, आर गया पे 7 है तो यहां कितना हो जाएगा 10 सी 6, फॉर्मूले से एन सी आर माइनस वन, तो 10 सी 6, उसके बाद क्या है एक्स की वैल्यू एन माइनस दिस, मतलब एक्स कितना है एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 10 माइनस 6, यही तो ना एन माइनस आर माइनस वन, तो एन माइनस और ये वाली वैल्यू, तो एन की 10 है यहाँ पे 6 है, तो 10 माइनस 6 यहाँ कर दीजिए इंटू, फिर क्या है आपका y की जगह पे कितना है 1/2x, यहाँ लिख दो आप 1/2x की पावर, उसके बाद क्या r माइनस वन मतलब 6, ठीक है, यही आपका क्या हो गया सेवेंथ टर्म हो गया इसके एक्सपेंशन में। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करोगे आप देख सकते हैं हम लोग, सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए 10c6, तो 10c6 आपका क्या हो जाएगा 10c6 हमको चाहिए, 10c6 तो आप क्या लिख सकते हो 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 6 मतलब 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1, ठीक है, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इसे कैंसिल करते हैं 4 1 4 2 2 1 2 1, ठीक है, 3 1 3 3, अब कितना हो गया 7 3 21 21 इंटू 10 210, ये आपको कितनी आ गई 210 वैल्यू आ गई, तो मतलब ये जो आपका हो गया इस चीज को आप लिख सकते हो 210 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 मतलब 4, तो एक्स स्क्वायर पावर 4 मतलब कितना हो गया एक्स की पावर 8, चीजें क्लियर है, समझ आ रही बात मेरी, ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद कितना हो गया 1/2x की पावर 6, तो ये कितना हो गया वहां x पावर 8 हो गया, आगे चलते हैं 1/2x की पावर 6 कितना हो जाएगा 1/64 इंटू एक्स की पावर 6, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 210/64 इंटू एक्स की पावर 2, इसको आप और सॉल्व करके सॉल्व देख सकते हो आप, कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका लास्ट में क्या आएगा यही जो आपके पास बचेगा ये आपका हो जाएगा सेवेंथ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x पावर 10। तो इस तरीके से आपको कोई भी जनरल टर्म, अगर सेवेंथ की आप फिफ्थ पूछा होता, फोर्थ पूछा होता, कोई भी टर्म आपसे पूछा होता, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके आप चीजों को बड़े आसानी से डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब इसमें आप देख सकते हो हमको ये सब नहीं करना पड़ा कि हम पूरा एक्सपेंड करें, पूरा एक्सपेंड करते आप तो 10 तक कितना ज्यादा आपका लेंदी हो जाता है, टोटल 11th टर्म आते हैं तो काफी आपका लेंदी हो जाता है, तो उसको करने से कोई भी मतलब नहीं, यहाँ पे सिंपली हम लोग डायरेक्ट सेवेंथ टर्म निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूला यही आपका, इसको आपको क्या रखना है ध्यान में रखना है, चीजें क्लियर है। ओके आगे चलते हैं हम लोग और क्वेश्चन इससे समझें जनरल टर्म के, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।
ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड ए इफ 17th एंड 18th टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन 2 + a की पावर 50 आर इक्वल। हमको a की वैल्यू बतानी, जो एक्सपेंशन यहाँ पे a है इसको हमको बताना है। अगर आपके पास कंडीशन क्या दी है, जो 17th टर्म है इसके एक्सपेंशन का और जो 18th टर्म है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर 17th और 18th टर्म इक्वल है तो हमको क्या बताना है, a की पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चेक करते हैं हम लोग, फॉर्मूला वही है हमारे पास जनरल टर्म निकालने का, सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है, 17 टर्म। तो देखते हैं हम लोग 17 टर्म क्या हो जाएगा। 17 टर्म का T17 मतलब आपका 17 टर्म। 17 टर्म आपका क्या हो जाएगा, NCR-1। n की जगह पे कितना है 50 इंटू C। अब आपको पता है 17 टर्म निकालना है तो यहाँ पे एक वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10C16। चीजें क्लियर है। इंटू x की जगह पे कितना है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर n-r-1 मतलब 50 - 16। बात में समझ आ रही है, यही तो बताना, बस यही आपको फाइंड आउट करना मेन है। 50 माइनस कितना हो जाएगा 16, तो 50 - 16 कितना हो जाएगा 34। चीजें क्लियर है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर दूसरा क्या है a, तो यहाँ कितना हो जाएगा a की पावर 16। ठीक, ये क्या हो गया आपका 17 टर्म। ठीक है, समझ में आ रही बात। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 18 टर्म, इसको अभी सॉल्व किया जाएगा। पहले हम लोग चेक करते हैं 18 टर्म क्या होगा, T ऑफ 18। आगे चलते हैं, तो 18 क्या हो जाएगा 50C। भाई 16 टर्म तो यही है, तो सॉरी 50C 16 ये हो गया ऊपर, क्योंकि ये 17 टर्म था। आप यहाँ पे 18 टर्म निकालना है तो ऑब्वियस बात यहाँ पे एक वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती थी, हो जाएगा 50C 17 इंटू फिर क्या हो जाएगा 2 की पावर कितना 50 - 17 33 इंटू a की पावर 17। ठीक है, ये आपका हो गया 18 टर्म, ये हो गया आपका 17। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, गिवन क्या है आपका कि टर्म्स आर इक्वल, मतलब जो 17 और 18 टर्म्स है बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। तो अब दोनों को क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, सिंस लिख सकते हो आप T17 इज इक्वल टू T18। 17 जो है वो किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है, ये हमको क्या है गिवन है। तो दिस थिंग इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो जाएगा 50C16 इंटू 2 की पावर 34 इंटू a की पावर 16, दिस इज इक्वल टू 50C17 इंटू 2 की पावर 33 इंटू a की पावर 17। ठीक है, ये हमने क्या किया 17 टर्म और 18 टर्म को इक्वल कर दिया। ठीक है, यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जो यहाँ से 2 पावर 33 से ये कैंसिल हो जाएगा, एक 2 बचा, a की पावर 16 से ये एक a बचा। तो फाइनली हमारे पास बचा क्या यहाँ से, इसके आगे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ समझ आ रही बात ना, यहाँ पे 2 पावर 34 था, ये 2 पावर 33 था, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे केवल 2 बचेगा। एक पावर 16 था, यहाँ पे 1 पावर 17 था, कैंसिल होगा, केवल क्या बचेगा a बचेगा। तो आपके पास इधर बच रहा है 50C16, क्या बच रहा है हमारे पास 50C16 इंटू 2 एंड दिस इज इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या बचा 50C17 इंटू a की पावर 1 मतलब a। इतनी चीज हमारे पास बची। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये कितना 50C16 हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं 50 का फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, C16 मतलब 16 का फैक्टोरियल इंटू 50 - 16, तो 50 - 16 कितना हो जाएगा 34 का फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 2 इक्वल टू, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 50 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ कितना हो जाएगा 17 फैक्टोरियल इंटू 50 - 17 मतलब 33 का फैक्टोरियल इंटू a। चीजें क्लियर है। अभी 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल इधर कैंसिल हो गया। ठीक, आगे चलते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ऊपर बचा 2 अपॉन, यहाँ बचा 16 फैक्टोरियल 34 फैक्टोरियल। तो 16 फैक्टोरियल को इसी तरह लिखा रहते हैं, 34 फैक्टोरियल हम लोग लिख सकते हैं 34 इंटू 33 फैक्टोरियल। ठीक है, ये कैसे होता है अभी हम लोग पहले भी मैंने पहले पार्ट में भी समझाया इसको कैसे लिख सकते हो, नहीं भी अगर आपको समझ आता है तो अभी बस इतना समझ लो। 34 हम लोग लिख सकते हैं 34 इंटू 33 इंटू 32 इंटू 31 डॉट डॉट, तो 33 को 33 इंटू आगे चीजों को हम लोग 33 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज अभी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से इसके बारे में हम लोग समझेंगे, अभी बस जनरल आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। आगे चलते हम लोग, यहाँ पे क्या बचा आपके पास a अपॉन, यहाँ पे 17 फैक्टोरियल है तो 17 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 17 इंटू 16 फैक्टोरियल, और 33 फैक्टोरियल को इसी तरह लिखा रहने देते हैं, ये हो जाएगा 33 फैक्टोरियल। अब आप पास 33 फैक्टोरियल से ये 33 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और इधर 16 फैक्टोरियल से ये 16 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे हो गया 17 1 जा 17 2 जा, तो आपके पास क्या 2 से ये
2 भी कैंसिल होगा, तो घुमा फिरा के आपके पास बचा क्या, दिस थिंग इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1। ये आपको ना एक ये कैंसिल हो, सब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो, तो बेसिक चीजें आनी चाहिए आप लोगों को। तो एक वैल्यू आपके पास फाइनली क्या आ गई, 1 आ गई। तो क्वेश्चन पर फिर से आप देख लीजिए, हमारे पास था फाइंड ए इफ 17th एंड 18th टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन 2 + 1 power 50 आर इक्वल। हमको एक की वैल्यू बतानी थी, ये गिवन था कि 17th और 18th टर्म इक्वल है। पहले हमने 17th टर्म निकाला फॉर्मूले से, जो जनरल टर्म फॉर्मूला, 18 टर्म निकाला जनरल टर्म फॉर्मूले से, और हमको गिवन था 17 टर्म 18 टर्म इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर दिया, जो चीजें सेम सेम कैंसिल आउट हो रही थी उनको कैंसिल आउट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व किया, फाइनली हमारे पास क्या आ गई, एक ही वैल्यू आ गई। बात नहीं समझ आ रही है? तो ये होता है आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला। इस तरीके से हमारे पास क्या आता है, जनरल टर्म किसी भी आपका यूज से और भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जनरल टर्म से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हो कि आपसे अगर डायरेक्ट किसी भी टर्म का पूछ लिया जाए, किसी भी एक्सपेंशन में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि ये टर्म आप बताइए, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करो और बहुत ही आसानी से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब जनरल टर्म के बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का हमारे पास क्वेश्चन आता है कभी कभी, कोई भी एक्सपेंशन आपका दे देगा, बोलेगा फाइंड इट्स मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म को निकालना रहेगा। तो अब नेक्स्ट कौन से आपका हेडिंग डाल सकते हो आप, मिडिल टर्म्स, टर्म या टर्म्स दोनों बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए मिडिल टर्म होता कैसे। बाई चांस एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग समझ लेते हैं, हमारे पास दिया है, ठीक है, हमने ले लिया x + y की पावर 6। ठीक है, आपसे बोला गया फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस फॉलोइंग। ठीक है, आपको क्या करना है, इस फॉलोइंग बाइनोमियल का मिडिल टर्म को बताना। अब आपसे नंबर ऑफ मतलब जनरल टर्म नहीं बता रहा कि आप पांचवा बताओ, चौथा बताओ, छठवा बताओ, आपको केवल क्या करना है, इसका मिडिल टर्म बताना। तब है तो बहुत ही सिंपल, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट एक बार कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। अब मिडिल टर्म के लिए आपको ये पहचानना पड़ेगा कि इसका मिडिल टर्म है कौन सा। मान लीजिए अगर आपको पता चल जाएगा भैया इसका मिडिल टर्म 3rd है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 3rd टर्म का फॉर्मूला लगा दोगे और आप निकाल लोगे। अब आप देखिए, अब इसका मिडिल टर्म आप फाइंड आउट कैसे करोगे, आप पता है x + y की पावर कितनी है, 6 है, तो आप इसका मतलब क्या हुआ, इसका जब हम लोग एक्सपैंड करेंगे, ध्यान समझिएगा, x + y की पावर 6 का जब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। अभी पीछे ही देखा हम लोगों ने, अगर जितने भी n अगर एक्सपेंशन में n टर्म्स है तो उसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n+1। तो अगर यहाँ पे 6 है पावर, तो इसका मतलब कि ऑब्वियस बात है जो एक्सपेंड करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहेंगे, 7 होंगे, तो मिडिल टर्म आपका क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस बात है मिडिल टर्म आपका क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। बात में समझ आ रही है? अगर इसके एक्सपेंशन में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टर्म होंगे, तो मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, 4th वाला उसका क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। बात में समझ आ रही है? इसी तरीके से अगर यहाँ पे 6 यहाँ पे 8 होता, अगर ऐसे होता आपके पास x + y की पावर यहाँ पे होता 10, ठीक है, तो अब इसमें क्या होता, आपको पता है इसका जब हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होते हैं आपके पास, अगर इसे एक्सपेंशन करते हैं तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th एंड 11th, टोटल टर्म कितने होते हैं, 11 टर्म होते हैं। पता है आपको, जितने यहाँ पे पावर उससे एक टर्म ज्यादा होता है, तो टोटल 11 टर्म होते हैं। तो इसका मिडिल टर्म कौन सा हो जाता, ऑब्वियस बात है कौन सा, 6th वाले इसका क्या हो जाता, मिडिल टर्म हो जाता, 5 इधर 5 उधर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये हो गया आपके पास जनरल। अब बात ये होती है अगर आपके पास n है, मतलब ये तो आपने देख के बता दिया, ठीक है। अब इसी का एक फॉर्मूला होता है, कैसे कंक्लूड करते हो समझिए। मान लीजिए यहाँ पे अगर ये पावर अगर 10 जो है, इसकी जगह अगर होता है x + y की पावर 5, कितना हो जाता, 5, x + y पावर 5। तो आपको पता है तब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, 6। तो अब मिडिल टर्म आपको क्या होगा, अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, इवन टर्म्स हो गए। जैसे ऊपर वाले में दोनों केसेस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, ऑड थे। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ऑड थे तो ऑब्वियस बात है आपने क्या किया, जो आपका बीच वाला था उसी वही क्या हो गया, आपका जो आपका मिडिल टर्म था वही आपका बेसिकली क्या हो गया, मिडिल टर्म हो गया। बट जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगे, तो इवन केस में हमेशा आपके पास 2 मिडिल टर्म्स आते हैं। तो जब इवन हो जाएंगे तो आपके पास मिडिल टर्म हो जाएगा 3rd वन एंड 4th वन। बात में समझ आ रही है? तो अगर आपके पास इवन हो गया, नंबर ऑफ टर्म इवन हो गया, तो 3rd टर्म एंड 4th टर्म ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, मिडिल टर्म हो जाएंगे। तो इवन के केस में 2 मिडिल टर्म होंगे। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन बात ये है कि इवन इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इवन बात हो रही किसकी, नंबर ऑफ टर्म्स की। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा कंक्लूड किया जाए तो आप ये कह सकते हो, मिडिल टर्म की अगर बात किया जाए तो आप ये कह सकते हो, ध्यान समझिएगा, हमारे पास एक्सपेंशन वही है, ठीक है, x + y की पावर n, इसी का हम लोग जनरल टर्म, इसी का हम लोग मिडिल टर्म निकाल रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा पहला केस, इफ n इज इवन, ध्यान समझिएगा, इफ n इज इवन,
n अगर आपका इवन होगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे n क्या था आपके पास, इवन था, तो अगर इवन रहेगा तो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स क्या, एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहेंगे, तो ऑड अगर होगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है एक ही क्या आएगा, मिडिल टर्म आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इफ n इज इवन, हम लोग बात इसी कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, इफ n इज इवन मतलब कि ये जो पावर है ये आपकी क्या हो जाए, इवन हो जाए। अगर n आपका इवन हो जाएगा तो आपका जो मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है, तो जो मिडिल टर्म आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म आपका हो जाएगा n प्लस बाय 2 प्लस 1। मिडिल टर्म आपको क्या हो जाएगा, n बाय 2 प्लस 1। सिंपल, जैसे यहां पे आप देख सकते हो टोटल टर्म कितने थे 10, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा n अपॉन 2 मींस 10 अपॉन 2 5, 5 प्लस 1 6, तो 6 टर्म आपका क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। जैसे अगर आप पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, ये अगर x प्लस वाई पावर 6, तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ टर्म 7 हो जाएंगे, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे, यहाँ पे केवल n से, मतलब केवल इसको आप देखो माइंड में, ये आप सेट कर रहे हैं ना, ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। तो अगर आपके पास टोटल 6 है तो मिडिल टर्म का क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2 मतलब 3 प्लस 1। बात में समझ आ रही है, तो 4 टर्म उसका क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। चीजें क्लियर है, ये आपका फॉर्मूला जब n आपका क्या होगा, इवन होगा। तो इसी तरीके सेकेंड केस हमारे पास आ गया, जब n आपका क्या हो जाएगा ऑड, इफ n इज ऑड, अगर n आपका क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो n आपका क्या है, ऑड है, तो जब n आपका ऑड होगा तो उस केस में आपके पास दो टर्म आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, पहला टर्म आप देख सकते हो कितना हो गया, थर्ड, और दूसरा आपका फोर्थ हो गया, तो फिर 5 प्लस 1 6 अपॉन 2 हम लोग बोल सकते हैं, मतलब अगर n आपका ऑड है तो मिडिल टर्म आपके दो हो जाएंगे, ठीक है। एक आपका हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2, क्या हो गया n प्लस 1 अपॉन 2, ये एक हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा सेकेंड मिडिल टर्म, ठीक है। तो अगर आप पास कभी भी ऑड है, n की वैल्यू ऑड है, तो n प्लस 1 अपॉन 2 आपका क्या हो जाएगा, एक मिडिल टर्म हो जाएगा, और उसी में प्लस 1 कर दोगे आप तो वो दूसरा मिडिल टर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका x प्लस वाई पावर 5 था, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑड था, तो ऑब्वियस बात इसके मिडिल टर्म क्या होंगे, n प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 5 प्लस 1 6 अपॉन 2 मीन्स 3, एक हो गया, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा 4, तो 3 और 4 उसके क्या हो जाएंगे मिडिल टर्म। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपके पास आ गया फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ a प्लस बी की पावर 13, क्या गया, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ a प्लस बी की पावर 13, तो आपका a प्लस बी की पावर कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। अब आप ये मत सोचो कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, वो सिर्फ आपको फॉर्मूला कहां से जनरेट हुआ है उसको समझाने के लिए मैंने नंबर ऑफ टर्म्स वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। अब आप सीधे यहाँ पे आओ, तो a प्लस बी की पावर 13 आपका यहाँ पे क्या हो गया n हो गया, और 13 आपका क्या है ऑड है, 13 आपका क्या है ऑड है, तो ऑड के लिए आपके पास कितने मिडिल टर्म आएंगे, दो मिडिल टर्म आएंगे, एक क्या हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2, तो इसका जो एक मिडिल टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 13 प्लस 1 अपॉन 2, दैट मीन्स 14 अपॉन 2 इसका 7, तो एक टर्म आपका क्या हो जाएगा 7th टर्म एक मिडिल हो जाएगा, और जो दूसरा टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, इसी में प्लस 1 आप कर दोगे, इसका मतलब 8th, तो आपके पास दो हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे 7th एंड 8th, ये दोनों आपके पास मिडिल टर्म हो जाएंगे a प्लस बी की पावर 13 के। समझ आ रही बात कैसे निकाला ना मैंने, n प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 13 में प्लस 1 कर दो, 14 अपॉन 2 7, तो एक हो गया 7th, और 7 में फिर प्लस 1 कर दो, 7th और 8th, तो ये आपके पास क्या हो गया मिडिल टर्म हो जाएगा अगर a प्लस बी की पावर क्या है ऑड है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ x प्लस वाई की पावर 20, ठीक है, क्या गया फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ x प्लस वाई की पावर 20, तो 20 मतलब क्या हो गया इवन हो गया, तो मिडिल टर्म आपका क्या हो जाएगा, अगर 20 इवन हो गया तो जो इसका मिडिल टर्म हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, फॉर्मूला क्या है n/2 प्लस 1, तो n/2 मतलब 20 अपॉन 2 प्लस 1, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 मतलब इक्वल टू 11th टर्म, तो जो 11th टर्म होगा वो क्या हो जाएगा मिडिल टर्म हो जाएगा। तो अब उसके बाद आप क्या करोगे, आपने निकाल दिया कि मतलब हमको इस क्वेश्चन में 11th टर्म निकालना है, उसका फिर आपके पास जो जनरल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है कि फाइंड द जनरल टर्म, तो जनरल टर्म के लिए आपके पास फॉर्मूला है, पीछे हम लोगों ने भी देखा उसी से क्वेश्चन किया, तो उसका यूज करके आप डायरेक्ट 11th टर्म बता सकते हो। बात में समझ आ रही है, तो ये होता है आपका क्वेश्चन रिलेटेड किससे किससे, जनरल टर्म अभी हमने देखा और मिडिल टर्म ने देखा, ठीक है, ये आपका बेसिक हो गया। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, चीजें क्लियर हो, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी, जनरल टर्म देखा हम लोगों ने, और हम लोगों ने मिडिल टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम लोगों ने दो चीजें देखी।
ओके, सो अभी हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट 2 कंप्लीट किया है। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में आपके पास 5 वीडियो लेक्चर्स हैं हमारे पास। इसके आगे के जो भी लेक्चर्स हैं उनको आप देखने के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उसको डाउनलोड करके आप आगे के सारे वीडियोस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी कोई भी कंफ्यूजन होने पे आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली हमसे। कॉन्टैक्ट नंबर आपका स्क्रीन पे भी आ रहा होगा 9415614156। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप करना अच्छे से, जो भी क्वेश्चन या जो भी डाउट होता है उसको आप हमारे ऐप के थ्रू हमसे पूछ सकते हो, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं अभी, बाकी इसकी प्रैक्टिस करिए आप, जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।